नमस्कार, जवाब तो देना होगा। मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ की सियासत में उपचुनाव संपन्न होने के बाद अब सबसे ज्यादा जिस बात की चर्चा हो रही है वो है मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर। दरअसल साई कैबिनेट में 2 पद मंत्री के खाली है। पहले जब मंत्रिमंडल का गठन किया गया तो एक खाली रखा गया। अब बृजमोहन जी के सांसद बनने के बाद, इस्तीफा देने के बाद दूसरा पद मंत्रिमंडल में शामिल खाली हुआ। अब इस 2 पद के लिए कौन दावेदार होंगे, किसकी हिस्सेदारी होगी, इस बात को लेकर सूबे की सियासत में जम के चर्चा चल रही है। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लीजिए ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में सरकार बने 11 महीने हो चुके हैं। पहले 13 दिसंबर को मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री पद की शपथ हुई थी। इसके बाद 22 दिसंबर को 9 मंत्रियों ने शपथ ली। फिर तत्कालीन मंत्री बृजमोहन अग्रवाल को रायपुर सांसदी लड़ाई गई और वो अच्छे मतों से जीतकर सांसद बन गए। जिसके बाद हाल ही में रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुआ। इसमें भी बीजेपी का पताका लहराया। यानी छत्तीसगढ़ सरकार में मौजूदा वक्त को देखें तो 2 मंत्री पद खाली हैं। ये सरकार बनने से लेकर अब तक का लेखा जोखा रहा है। अब एक ऐसी घड़ी आ गई है जिसमें बीजेपी को फैसला करना पड़ सकता है कि आखिर मंत्रिमंडल में नियुक्तियां करनी है या नहीं। लेकिन ये फैसला हो पाता उससे पहले ही सियासी गलियारों में मंत्रिमंडल को लेकर जमकर चर्चा होने लगी। छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल विस्तार पर सस्पेंस बरकरार। फिलहाल छत्तीसगढ़ सरकार में 2 मंत्री के पद हैं खाली। रायपुर दक्षिण उपचुनाव के बाद बढ़ी मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें। एक नए और एक पुराने नेता को मिल सकती है कैबिनेट में जगह। दुर्ग और रायपुर संभाग से हो सकते हैं ये दोनों मंत्री। सुनील सोनी, राजेश मूणत, अजय चंद्राकर के नाम की चर्चा। पुरंदर मिश्रा, गजेंद्र यादव, भावना बोहरा भी मंत्री बनने की रेस में शामिल। मंत्रिमंडल में विस्तार को लेकर छत्तीसगढ़ में लंबे समय से चर्चा चल रही है। ऐसे में सियासत में कयासों का दौर भी जारी है। सीएम विष्णुदेव साय के दिल्ली दौरे को भी नेता मंत्रिमंडल विस्तार से ही जोड़ रहे हैं। इधर कांग्रेस बीजेपी में भी इसी मुद्दे पर जमकर तकरार देखी जा रही है। एक तरफ बीजेपी इसे मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार बता रही है, वहीं प्रदेश में खाली 2 मंत्रिमंडल के पद को लेकर कांग्रेस लगातार हमलावर है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि एक अनार 100 बीमार की स्थिति बीजेपी में निर्मित है। माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है। निगम बोर्ड से लेके मंत्रिमंडल की नियुक्ति जब वो करना चाहेंगे स्वतंत्र हैं। अब तो ऐसा है कि एक अनार 100 बीमार का स्थितियां भारतीय जनता पार्टी में निर्मित है। एक तरफ अजय चंद्राकर जी, हमारे माननीय नेता अजय चंद्राकर जी प्रदेश के नेता है, वो आजकल ज्यादा उतावली हैं और मंत्री पद के लिए ज्यादा संघर्ष कर रहे हैं। और दूसरे अभी नए चुनाव जीत के सुनील सोनी जी, हमें उम्मीद है कि भैया उनको मंत्री बना देंगे। अगर सियासी बयानबाजियों के इतर देखें तो रायपुर दक्षिण विधानसभा में बड़ी जीत के बाद मंत्रिमंडल विस्तार की बात को लेकर एक बार फिर हवा मिल गई है, जिसके बाद अलग अलग नाम भी चर्चा में आने शुरू हो गए हैं। ये पहली बार नहीं जब मंत्री पद भरने को लेकर खबरें तेज हुई हो। इससे पहले भी कई बार मंत्रिमंडल में विस्तार को लेकर चर्चाएं होती रही, लेकिन ये सस्पेंस अब तक खत्म नहीं हो पाया है। वो कहावत है कि अगर धुआं उठा है तो आग भी कहीं ना कहीं लगी होगी। मसलन ये कि यदि मंत्रिमंडल विस्तार की बात सामने आई तो तैयारी भी होगी। लेकिन देखने वाली बात यह है कि मंत्री पद आखिर किस विधायक के हिस्से में आता है, नए या पुराने। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV छत्तीसगढ़। ने देखा कि किस तरह से समीकरणों को लेकर अब लगातार चर्चा चल रही है। आज इसी विषय पे चर्चा कर लेते हैं। 3 बेहद खास और वरिष्ठ मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। मेहमानों का तारुफ सबसे पहले आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से राजीव चक्रवर्ती जी है, वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता है। राजीव जी, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस की ओर से अमित श्रीवास्तव जी है, वरिष्ठ नेता है, वरिष्ठ अधिवक्ता है। अमित जी, आपका बहुत स्वागत है। सूबे की सियासत पे पैनी नजर रखने वाले वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक बाबूलाल शर्मा जी भी हमारे साथ है। बाबूलाल जी, आपका भी बहुत स्वागत है। राजीव जी, मेरा पहला सवाल आपसे,
दो मंत्रिमंडल में दो पद खाली है, मतलब मंत्रिमंडल में दो पद खाली है। किसके हिस्सेदारी होगी, कब हिस्सेदारी होगी, क्या कुछ समीकरण होगा, क्या चल रहा है पार्टी के भीतर? देखिए, कहते हैं ना कि समय आ चुका है, शुभ घड़ी आ चुकी है, और जिसका इंतजार था कि विधानसभा चुनाव हो जाए, जो उपचुनाव था, ब्रजमोहन जी को उच्च सदन पर भेजा गया है, देश की बड़ी पंचायत में उनकी उपयोगिता का लाभ लिया जा रहा है। तो इस उपचुनाव में भी हम जीत गए हैं, और जरूर है कि हमें गुड गवर्नेंस के लिए जो मंत्रिमंडल के पद खाली हैं उसे लिए जाए। अब देखिए, जो ये विशेषाधिकार तो रहता ही है, मुख्यमंत्री जी का रहता है, पार्टी के हाईकमान का रहता है, वो तय करते हैं, क्षेत्रीयता की भी बात रहती है। मैं बिल्कुल नम्रता से स्वीकार करता हूं अगर मैं कहूं कि नहीं सब ऐसा होता है, और अनुभव को देखा जाता है कि कौन सा व्यक्ति किस क्षेत्र में अनुभवी है, उसका हम पारंगत जिस क्षेत्र में उसका अनुभव का लाभ ले। तो देखिए, टीम तो बहुत अच्छी है। जो पूर्व मंत्री थे उनका 15 साल का व्यापक अनुभव है, बेदाग निकले हैं, छत्तीसगढ़ के विकास में उनका योगदान था। और जो नवोदित विधायक है उनका भी बिल्कुल, अगर हम नए पर प्रयोग नहीं करेंगे, आप देखेंगे कि जो भारत की क्रिकेट टीम है, क्या वो कपिल देव की त्रासी की विश्व कप टीम है, क्या वह सचिन तेंदुलकर की ड्रीम टीम है जिसने विश्व कप जिताया? तो नए लोग आए और आज वो अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है, निजी तौर पर, मैं पार्टी की लाइन नहीं है, कि एक जो दो लोगों की आवश्यकता है आज मंत्रिमंडल में, तो कुछ हो सकता है नवोदित को भी लिया जाए और एक अनुभवी को लिया जाए, ताकि सरकार का समन्वय, सतत संपर्क जो जनता जनार्दन के साथ है और जो रुके हुए काम है थोड़े बहुत, वो चलता रहे। हालांकि मुख्यमंत्री जी के पास जो विभाग है वो अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जो वैकेंट है 2 पोस्ट, तो वो 2 पोस्ट को वैकेंट के शीघ्र ले लिया जाएगा। लेकिन मैं आपके इस चर्चा के दौरान, बहस के दौरान, जो कांग्रेस अध्यक्ष की चर्चा सुन रहा था, 1 अनार 100 बीमार, तो कांग्रेस पार्टी अपनी चिंता कर लें। जब टी.एस. सिंहदेव जी और भूपेश बघेल जी के बीच में सत्ता संघर्ष चल रहा था, हमारे यहाँ ऐसा कोई सत्ता संघर्ष नहीं होता है, लिया भी जाता है, फिर उन्हें दूसरों को भी मौका लिया जाता है, तो कोई सत्ता संघर्ष नहीं है भाजपा में। चलिए, मैं जवाब ले लेता हूं। अमित जी, सत्ता संघर्ष नहीं है भाजपा में, 2 लोगों को, 2 विधायकों की लॉटरी निकल लगने वाली है। क्या लगता है, क्या समीकरण होगा? देखिए, निश्चित तौर पे मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा आप लोगों के माध्यम से लग रही है, और आज की सियासत में फिलहाल ये अटकलें लगने शुरू हो गई हैं कि विधानसभा सत्र के पहले शायद मंत्रिमंडल का विस्तार हो। सबसे पहले तो मेरे काबिल मित्र ने कपिल देव जी की बात की, उन्हें बताना चाहिए कि छत्तीसगढ़ के मंत्रिमंडल में विधायकों में किनको वो कपिल देव मानते हैं, और ये निश्चित तौर पे ये भी बताना चाहिए कि क्या वो उनको पहले हटा दिया गया है या आने वाले समय में वो उनको हटाया जाएगा। तो आने वाले अपने वक्तव्य में उनको जरूर बताना चाहिए कि किन किन विधायकों को वो कपिल देव मानते हैं। दूसरा, जो सियासी गलियारों में जो सियासत गरमाई हुई है कि नए चेहरे आएंगे, पुराने चेहरे आएंगे, तो अब मुझे ऐसा लगता है कि ये भाजपा का अंदरूनी मैटर है, लेकिन जब अगर सरकार का मैटर रहेगा तो हमको उसमें बोलना पड़ेगा। और जब छत्तीसगढ़ उससे इफेक्ट होगा कि अगर छत्तीसगढ़ का विकास रुकेगा, छत्तीसगढ़ में अपराध नहीं रुकेगा, छत्तीसगढ़ में शिक्षा व्यवस्था के लिए शिक्षा मंत्री अलग से नहीं होंगे, तो मुझे लगता है तो फिर कांग्रेसियों को तो बोलना ही पड़ेगा। और मैं कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से 13 दिसंबर को मुख्यमंत्री जी के साथ 2 डिप्टी सीएमओ ने शपथ ली थी, अरुण साव जी और विजय शर्मा जी, और फिर 22 तारीख के 9 मंत्रियों ने शपथ ली थी, और 29 तारीख के उनका विभागों का बंटवारा हुआ था। और मंत्री की रेस में जिस प्रकार से 1 दर्जन से ज्यादा अभी विधायकों के नाम आ रहे हैं, और आपके चैनल में भी दिखाया जा रहा था, तो मुझे लगता है कि 2 मंत्रियों के नाम जो आपके चैनल में हमने पूर्व में भी जब डिबेट किया, तो ऐसे 4 मंत्री हुआ करते थे जिनको हटाने की चर्चा चल रही थी, और अब उसे ऐसा लगता है कि 2 मंत्रियों की कार्यकुशलता से और उनके विवादों के कारण शायद संगठन इनके यहाँ खुश नहीं है अब। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं कि बहुत सारा विषय है, हम आगे चर्चा में वो सारी चीजों को लाएंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जल्द से जल्द विस्तार करना चाहिए, क्योंकि किसी मंत्री के पास 8 विभाग, मुख्यमंत्री जी के पास स्वयं 5 विभाग, और उसके बाद सबसे दुखद पहलू ये है कि देश के नौनिहाल, प्रदेश के नौनिहाल जो हमारे बच्चे हैं, उनके लिए अलग से शिक्षा मंत्री ना हो। इससे ज्यादा दुखद पहलू कुछ नहीं हो सकता। ठीक है बाबूलाल जी, बहुत सारे समीकरण है सरकार के पास। क्षेत्रीयता का एक बड़ा समीकरण है, जाति वर्ग का एक बड़ा समीकरण है, राजधानी का बड़ा समीकरण है, बस्तर है, सरगुजा है, बिलासपुर है। क्या समीकरण आपको लगता है, आपके अनुभव से किस समीकरण पे जा सकती है सरकार? नए पुरानों पे भी हम चर्चा कर लेंगे कि नए तो पहले ही बहुत सारे मंत्री हैं,
नए विधायक फर्स्ट टाइमर जो है वो मंत्री बने हुए हैं। नए पुराने को मिला के किस समीकरण पे सरकार ज्यादा फोकस कर सकती है? देखिए, ये सरकार का अपना अंदरूनी मामला होता है, ये तो तय है। लेकिन जब वो कोई ऐसी परिस्थिति बनती है चुनाव के बाद विकास बढ़ाने की या मंत्रिमंडल के विस्तार करने की, तो चर्चाएं तो होंगी और चर्चाओं में जो है नाम भी आएंगे और हम यहाँ डिबेट करने बैठे हैं तो निश्चित रूप से नाम भी सामने लाएंगे। बिल्कुल सर। एक नाम मेरे जो समझ में आ रहा है वो जाति समीकरण या किसी भी प्रकार की उससे हट करके जो है एक नया बना हुआ है माहौल, वो माहौल है सुनील सोनी का। क्योंकि ब्रिजमोहन जो है वो मंत्री पद पे रहे हमेशा। ब्रिजमोहन जरूर ये कोशिश करेंगे, पूरी ताकत लगाएंगे कि उनका जो व्यक्ति है सुनील सोनी जो जीता है उनके दम पर जीता है, तो वो भी किसी हाल में जो है मंत्री बने। उनका प्रयास तो ये रहेगा, बने न बने वो अलग बात है, लेकिन ये कहना पड़ेगा कि सुनील सोनी के लिए पूरा जोर जो है ब्रिजमोहन अग्रवाल लगाएंगे। अब नए पुराने का जहां तक प्रश्न है, तो देखिए भारतीय जनता पार्टी को मैंने जब भी देखा है ये एक प्रयोगधर्मी पार्टी है। इसका कोई भरोसा नहीं कि वो नए को दे या पुराने को दे। कोई योजनाबद्ध तरीके से जो है वो अपने तरीके से चयन करती है। नए पुराने का प्रश्न जो है वो उनके दिमाग में रहता भी है और नहीं भी रहता है। अचानक जो है ऐसा नाम सामने आता है कि सब लोगों के नाम जो है हम जितने नाम ले रहे हैं सब बेकार साबित हो जाते हैं। तो ये परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी में इस बात को कोई नहीं कह सकता कि इसको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। पुराने लोगों में बहुत से ऐसे नाम हैं जिनके बारे में लोग बोलते हैं कि इनको क्यों मंत्री नहीं बनाया गया। आश्चर्यजनक बात है, लोगों को इसका क्या लेना देना, लेकिन लोग कहते हैं कि इनको क्यों नहीं बनाया गया। अजय चंद्राकर, राजेश मूणत, आपके अमर अग्रवाल, पुरूलाल मोहले, धर्मलाल कौशिक, ऐसे नाम मैं थोड़े से गिना रहा हूँ जिनके बारे में लोग कहते हैं कि इनको कैसे मंत्री नहीं बनाया। तो आश्चर्यजनक तथ्य जरूर है, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी है साहब, मैं जो समझ पाया हूँ उसको, ये प्रयोगधर्मी पार्टी है, कुछ भी कर सकती है, कुछ भी किसी का भी नाम सामने आ सकता है। ठीक है राजीव जी, राजधानी से मंत्री बनाना कितना आवश्यक आप मानते हैं? प्रदेश की राजधानी है, संदेश तमाम चीजें राजधानी पे तय हो जाती है, राजधानी से मंत्री बनाना कितना आवश्यक है? मैं समझता हूं कि मेरे प्रतिपक्ष मित्र भी सहमत होंगे कि नितांत आवश्यक है, क्योंकि राजधानी में मंत्री रहने से जो उनका सीधे सीधे राजभवन, विधानसभा और यहाँ पर जो पोस्टिंग होती है डीजीपी, स्पेशल सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी, तो जो समन्वय होना चाहिए, जो तारतम्य होना चाहिए वो बेहतर होता है और एक बहुत बड़ा संदेश जाता है दीगर इलाकों में। अगर बात करें तो भोपाल से भी मंत्री हुआ करते थे, वर्मा जी हुआ करते जब संयुक्त मध्य प्रदेश हुआ करता था। हमारे 15 वर्षों के शासनकाल में भी हमने देखा कि ब्रजमोहन जी, राजेश मूणत जी मंत्री थे और बहुत अच्छा विकास किया और उस विकास की गूंज पूरे छत्तीसगढ़ तक गई। उस मॉडल को भी लोग देखने आए, किस प्रकार से सड़कों का उन्नयन हुआ, जो सूखी नहर थी उसमें सड़क बनाया गया और ट्रैफिक की समस्या का निजात मिला। तो रहना चाहिए, बिल्कुल रहना चाहिए, लेकिन देखिए अंतोगत्वा जो निर्णय है वो पार्टी के जो वरिष्ठ नेतागण हैं, पार्टी के वरिष्ठ जो बैठते हैं, व्यूह रचना बनाते हैं कि मंत्रिमंडल की जो समीक्षा करते हैं, जो और बिल्कुल क्षेत्रीयता की बात रखी जाती है और संतुलन की बात रखी जाती है, अंतिम निर्णय वो लेगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, मेरे मित्र भी इससे सहमत होंगे कि राजधानी से होना चाहिए। अमित जी, राजधानी से मंत्री का होना कितना आवश्यक है? आप हाँ बोलेंगे या ना बोलेंगे, बड़ी एक दुविधा है। 5 साल कांग्रेस की सरकार रही, राजधानी से कोई मंत्री नहीं बन पाया। आप स्वतंत्र हैं, आप इस पे समर्थन देने के लिए, नहीं देने के लिए, अपने विचार रखने के लिए। देखिए, पिछले जब इनका मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ था तो उसमें 4 पुराने चेहरे थे और 8 नए चेहरे थे और क्षेत्रीयता के साथ साथ जातिगत समीकरण को भी इन्होंने साधने का प्रयास किया था। मुख्यमंत्री जी को मिला के 2 आदिवासी चेहरे थे, एक दलित चेहरा, एक सामान्य जो विजय शर्मा जी है उनको लिया गया था और 6 ओबीसी चेहरे को लिया गया था। और लगातार मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, आपने जो प्रश्न किया था मैं आपको साधुवाद देता हूं और ये मेरे जहन में भी ये प्रश्न था कि निश्चित तौर पे क्योंकि हम राजधानी के रहवासी हैं, हम राजधानी में रहते हैं और मुझे लगता है कि देश के सारे लोग राजधानी में आते हैं। राजधानी का मैसेज पूरे प्रदेश में जाता है,
तो मैं आपके माध्यम से, देखिए विशेष अधिकार मुख्यमंत्री जी का है, लेकिन जो हमने देखा है पिछले विधानसभा चुनाव में, जब भाजपा में क्योंकि आजकल पर्ची से मुख्यमंत्री और पर्ची से शायद मंत्रिमंडल का गठन होता है, तो मैं ये उम्मीद करूंगा कि आने वाले समय में जब पर्ची कहीं दिल्ली से आए, उन पर्चियों में कम से कम राजधानी के हमारे 2 विधायकों का नाम जरूर होना चाहिए। मैं एज अ राजधानी वासी ये मांग करना चाहता हूं, क्योंकि यह विशेष अधिकार मुख्यमंत्री जी का है कि किसको बनाना है, किसको नहीं बनाना है। लेकिन मुझे लगता है जो मेरे अभी साथी प्रवक्ता ने कहा, मैं और आपकी बातों से मैं पूरी तरीके से सहमत हूं कि राजधानी से निश्चित तौर पे 2 मंत्री होना चाहिए। और रही बात आपने जो कहा कि 5 साल नहीं थे, तो मुझे लगता है कि मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, जनता ने सारा चीजें खुद ही कह दिया। और आपने जो प्रश्न किया था, रायपुर की जनता ने उसका उत्तर स्वतः ही दे दिया। मैंने कहा ना कि मैंने आंसर दे दिया है। अब आप देख लीजिए कि आप उसको आधा गिलास खाली समझते हैं कि आधा गिलास भरा समझते हैं। मैं बाबूलाल जी के ऊपर डाल देता हूं इस बात को। बाबूलाल जी, राजधानी से पिछली सरकार में मंत्री नहीं थे, अमित जी कह रहे हैं कि आप उसको आधा गिलास खाली समझिए या भरा समझिए। सवाल यह है कि राजधानी में मंत्री होना कितना और क्यों आवश्यक है? देखिए, बड़ा साफ आपने खुद कह दिया कि पिछली सरकार में मंत्री नहीं थे, उसका नुकसान हुआ कि नहीं हुआ। निश्चित रूप से जो है स्थानीय मंत्री रहने से एक फायदा होता है। अमित ने एक बहुत बढ़िया बात कही कि पूरे प्रदेश से लोग यहाँ आते हैं और अपनी उम्मीदें अपेक्षाएं लेकर के आते हैं कि वो अपेक्षाओं को पूरा करेगा कौन। सीधे मिलने का कहीं रास्ता अगर नहीं मिलता है तो एक मंत्री अगर यहाँ हो तो उससे मुलाकात करके अपनी बात को कह सकते हैं, अपने अपेक्षाओं को बता सकते हैं, अपनी समस्याओं को बता सकते हैं और उसका वो समाधान भी जो है वो खोजने का प्रयास कर सकता है, क्योंकि शासन का सूत्र वो लोगों को मिल जाता है। और अगर कोई मंत्री नहीं है फिर शासन का सूत्र आखिर किसको मान करके करेंगे? अपने क्षेत्र का विधायक अगर नहीं सुने तो उनको राजधानी आना पड़ता है, और राजधानी में जब कोई बात कहना चाहे तो मुख्यमंत्री से तो कोई समय मिल नहीं पाता, सामान्य आदमी को मुश्किल जाती है, तकलीफ होती है। तो एक मंत्री अगर होता है तो उससे मिलने की उम्मीदें रहती हैं, वो व्यवस्था हो सकती है, वो उनकी समस्याओं को सुन सकता है और उन समस्याओं के आधार पर जो है आगे बढ़ सकता है, उसकी समस्या का समाधान करवा सकता है। इसलिए जो है एक मंत्री होना जरूरी है। और फिर देखिए, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल को पूरा देख लीजिए, हमेशा राजधानी से 1 और 2 मंत्री रहे आए हैं और उनका जो है फायदा भी भारतीय जनता पार्टी को मिलता रहा है। ठीक है राजीव जी, क्षेत्रीय संतुलन की अगर बात कर ली जाए तो थोड़ा सा तालमेल में कमी दिखाई पड़ता है। इसलिए कह रहा हूं, बस्तर संभाग केरल राज्य से बड़ा क्षेत्रफल बस्तर का, 2 लोकसभा, अगर कांकेर में धमतरी को जोड़ दिया जाए तो 2 लोकसभा, 12 विधानसभा, उसके बाद केवल 1 मंत्री केदार कश्यप। क्षेत्रीय संतुलन कैसे साधेंगे? ठीक है, आप कह सकते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष भी आपके जो है बस्तर से आते हैं, लेकिन बात मंत्रिमंडल की हो रही है। नहीं, देखिए, बहुत क्षेत्र को बस्तर को दिया गया है। अभी लता उसेंडी जी को बस्तर विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष बनाया गया है। तो ऐसा नहीं है कि केवल क्षेत्र में, कभी कभी हो सकता संभावनाओं की बस्तर से किसी को बना दिया जाए। हम और आप बात कर रहे हैं, कल हो सकता है ब्रेकिंग हो, लेकिन देखिए संतुलन रखा जाता है। और ऐसा नहीं कि क्षेत्र से ही पूरा विकास चलता है। आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में गोरखपुर से वो हैं, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश को बहुत अच्छा चला रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी। अभी डॉक्टर रमन सिंह ने, वो कवर्धा के थे, उनका विधानसभा क्षेत्र अलग था, लेकिन वो रायपुर में आकर उन्होंने शानदार हैट्रिक लगवाई पार्टी की। तो ऐसा बहुत कुछ नहीं है कि बस्तर से ही प्रतिनिधित्व तो नहीं मिल रहा है या कोई क्षेत्र खाली है, तो उसका पार्टी ध्यान रखती है और हर राजनीतिक पार्टी उसका ध्यान रहता है कि वहां की जनता तक के संदेश जाए कि हमारे यहाँ से प्रतिनिधित्व तो दिया गया है। हालांकि जो विधायक होते हैं, जो उम्दा विधायक होते हैं, उनको मंत्री बनने की आवश्यकता नहीं होती। वो इतना विकास कार्य करवा लेते हैं अपने अपने रिसोर्सेज से कि वो चमन बना देते हैं। प्राइवेट सेक्टर में भी पीपी मॉडल पर भी बहुत अच्छा बना देते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे उद्योगों के साथ मिलकर समन्वय। लेकिन एक संदेश जाता है और भारतीय जनता पार्टी को इसकी चिंता है कि क्षेत्रीय समीकरण भी रहे और सामाजिक समीकरण भी रहे। और उससे मुझे ऐसा लगता है कि जो अमित जी चिंता करते थे शिक्षा मंत्री की एक होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए और होगा ही। हालांकि आपको थोड़ा सा, बाबूलाल भैया जी बहुत अनुभवी है, बहुत समय ऐसा भी रहा कि मुख्यमंत्री जी ने भी वित्त मंत्री के रूप में डॉक्टर रमन सिंह जी कुछ साल अच्छा काम किए,
कुछ समय जैसे आबकारी मंत्रालय भी खुद मुख्यमंत्री के पास था। तो सभी विभागों के साथ बहुत अच्छा न्याय होगा। और जो हम जिस विधानसभा जीत कर आए, जो हमारा था कि हम अपनी जो मैनिफेस्टो थी उसको लेकर हम प्रतिबद्ध थे, तो ये मैनिफेस्टो भी पूरा क्लियर होगा। जो चुनावी हमारा वादा था वो वादा भी पूरा होगा और जो भी समन्वय है जनता के साथ वो बिल्कुल प्रभावित रहेगा। ठीक है अमित जी, आपको जवाब देवे थे, जवाब भी दे दीजिएगा और ये भी जरा बता दीजिएगा कि मंत्रिमंडल की चिंता में क्या बीजेपी के सामने कोई चुनौती बतौर राजनीतिक दल आपको दिखाई पड़ता है? इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि पीसीसी चीफ ने कहा कि एक अनार 100 बीमार की स्थिति बनी हुई है। जी निश्चित तौर पे आप ही के चैनल में हमने देखा 1 दर्जन से ज्यादा लोगों के नाम चल रहे हैं और जैसा बाबूलाल भैया ने कहा, देखिए हम जरूर प्रतिपक्ष में हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जो विधायक जनता जिनको चुनी है निश्चित तौर पे वो सारे लोग काबिल हैं, तभी जनता ने उन्हें चुना है। और निश्चित तौर पे मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूं कि मैंने जो कहा, मैं आज पूरा फोकस राजधानी के मंत्रियों पे लेना चाहता हूं और मैं पुनः कहना चाहता हूं, जैसा सम्मानित बाबूलाल भैया ने कहा कि हमेशा राजधानी से 2 मंत्री रहे हैं और उसका फायदा पार्टी को मिलता रहा है। एक और अहम रीजन जो अभी मेरे जहन में आ रहा था जब राजीव जी बोल रहे थे कि देखिए सारे जो दूरस्थ अंचल से लोग आते हैं, जो मंत्रिमंडल में सदस्य होते हैं, वो जनरली सैटरडे के अपने क्षेत्र में चले जाते हैं। सैटरडे और संडे वो अपने क्षेत्र में चले जाते हैं, फिर शायद संडे शाम के या मंडे आते हैं। तो ये 2 दिनों में राजधानी में कम से कम अगर 2 मंत्री बैठेंगे तो चाहे छत्तीसगढ़ के लोग यहाँ पर आए उनको 2 लोग मिलेंगे। मेरा ये व्यक्तिगत मानना है। रायपुर के लोग, हमारे अगर क्षेत्र का कोई व्यक्ति है और अगर वो मंत्रिमंडल में रहता है तो हमारी भी उम्मीदें उससे होती हैं। और निश्चित तौर पर राजीव ने जैसा ने कहा कि सड़कें का जो नहर बनी, मैं व्यक्तिगत किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बहुत से अभिन्न मित्र हमारे भी हैं और मैं पुनः उन्हें शुभकामना देना चाहता हूं आपके लोकप्रिय चैनल से कि राजधानी से कम 2 मंत्री जरूर होना चाहिए। और मैं आपके लोकप्रिय चैनल से, क्योंकि हम प्रतिपक्ष में हैं तो हम मांग ही कर सकते हैं। ठीक है बाबूलाल जी, अब बात जरा चुनौतियों की कर लेते हैं। आपने कई सरकारें देखी, ना केवल छत्तीसगढ़ बल्कि अविभाजित मध्य प्रदेश की सरकारों को भी आपने बहुत करीब से देखा है। इतना दीर्घ अनुभव आपके पास है। कितनी बड़ी चुनौती होगी अभी बीजेपी के सामने 2 चेहरों का चयन करना? निश्चित रूप से सबसे बड़ी चुनौती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आपको ये भी पता होगा कि स्थानीय लोगों के लिए ये चुनौती का विषय नहीं है। ये जो कुछ भी तय होगा हाईकमान से तय होगा। निश्चय स्थानीय लोगों का सिर्फ ये है कि अपना विचार रख सकते हैं कि वो निर्णय तो जो है हाईकमान को लेना है। इसमें कोई बहुत ज्यादा बड़ी चुनौती का विषय नहीं है और हाईकमान कभी इस बात को चुनौती नहीं मानती। मैं आपको बता चुका कि उसके जो निर्णय होते हैं वो प्रयोगधर्मी होते हैं, वो कोई भी निर्णय ले सकते हैं। इसलिए जो है चुनौती जैसा शब्द जो है वो मुझे दिखाई नहीं देता है स्थानीय नेताओं का। लेकिन हाँ, मन में महसूस जरूर होगा, दिल में तमन्नाएं होंगी, ये बन जाए, वो बन जाए, वो बन जाए। बृजमोहन चाहेंगे सुनील सोनी बन जाए और लोग चाहेंगे फलाना बन जाए, ठिकाना बन जाए। तो वो किसके नाम पर लॉटरी खुलती है हाईकमान से, वो उस पर निर्भर करेगा। स्थानीय, मुझे नहीं लगता व्यक्तिगत रूप से कि स्थानीय किसी नेता के बस की ये बात है कि वो किसी मंत्री का नाम तय कर दे और वही नाम हाईकमान से तय होकर आ जाए। मुझे ऐसा नहीं लगता, बाकी अगर होगा तो बहुत अच्छी बात। देखिए, चुनौतियों का एक और पहलू है बाबूलाल जी, आप शायद सहमत होंगे इस बात से कि मंत्रिमंडल में 2 पदों पे नियुक्ति के बाद, मतलब 2 विधायकों को मंत्री बनाए जाने के बाद की स्थिति भी एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि नगरीय निकाय का चुनाव सामने है। देखिए, चुनौती का प्रश्न जहां तक है, देखिए 2 मंत्री की बात आप लोग कर रहे हैं, मैं कहता हूं 4 मंत्री क्यों नहीं, 2 लोगों रिसफल क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं। आप ही ने कहा पहली बार में कि कुछ मंत्रियों के विरुद्ध शिकायतें हैं, बहुत सारी बातें हैं, नाराज है हाईकमान, तो उन लोगों को रिसफल भी किया जा सकता है। तो 2 की जगह 4 भी किए जा सकते हैं, 2 पुराने 2 नए लिए जा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। और ये भारतीय जनता पार्टी में बार बार उसी बात को कह रहा हूँ, ये किसी बात से डरती नहीं है, किसी को भी मंत्री बनाने में हिचकती नहीं है। उसको ये डर नहीं होता है कि ये इसको बना देंगे तो वो क्या कहेगा, उसको बना देंगे तो वो क्या कहेगा। इसलिए जो है मुझे विश्वास है इस बात का कि जो भी होगा वो हाईकमान अपने ढंग से तय करेगा और वो अपनी योग्यता के अनुसार जो है जिस तरह का काम वो प्रदेश में चाहते हैं, उस योग्यता में जो लोग सक्षम दिखेंगे उनको और जो उनके नियंत्रण में काम करने के लिए तैयार होंगे, उनका नाम जो है वो सामने आएगा
और अचानक ऐसा नाम भी आ सकता है जिसमें हम सब लोग यहाँ जो बैठे हैं वो और बाकी लोग भी चौंक जाए कि ये नाम कैसे आ गया। राजीव जी, क्या आपको लगता है कि ऐसा कुछ प्रयोग होगा कि सबको चौंका जाए? क्यों नहीं, बिल्कुल हो सकता है। जब हमने बनाए 2 उप मुख्यमंत्री और नवोदित बिल्कुल नए विधानसभा जीत कर आए, तो बिल्कुल मैं बाबूलाल भैया से बहुत सहमत हूँ कि उन्होंने राजनीति को देखा है और बहुत पास से देखा है। तो बिल्कुल ऐसा संभावित है कि जो नवोदित प्रयोग हो या किसी को मौका मिले कि वो सेवा करे जनता का, सब कुछ संभव है। बिल्कुल संभव है कि किसी नवोदित को भी लिया जाए। और जैसे कहा कि प्रयोग से पार्टी डरती नहीं है, तो वो डेयर डेविंग डैशिंग जो डिसीजंस हैं वो भारतीय जनता पार्टी करती है। बिल्कुल सहमत हूँ और हो सकता है ऐसा हो। अमित जी, राजीव जी के हौसले तो बहुत बुलंद है साहब, कि कुछ भी डिसीजन होगा उनके फेवर में होगा। जवाब दीजिए जरा। निश्चित तौर पे जो मंत्रिमंडल का विस्तार वो कर रहे हैं, तो जो भी डिसीजन होगा वो छत्तीसगढ़ के हित में होना चाहिए, हमारी तो यही मांग है। और जैसा बाबूलाल भैया ने कहा, मैं बिल्कुल उनकी बातों से सहमत हूँ कि 2 क्यों 4 की आवश्यकता है। 4 लोगों की और कुछ की तो शिकायतें भी आ रही हैं, तो तत्काल मुझे ऐसा लगता है, मेरी एक ही विनती है कि कम से कम परिश्रमी व्यक्ति को बनाना चाहिए, परिक्रमा करने वाले व्यक्ति का नाम पर्ची में नहीं आना चाहिए। ठीक है बाबूलाल जी, क्लोजिंग स्टेटमेंट आपका। क्या मंत्रिमंडल के फुलफिल होने पे, मंत्रिमंडल विस्तार होने के बाद सरकार के विकास में और गति आएगी या केवल खाना पूर्ति होगा? देखिए, जब कोई नया आदमी आता है किसी पद पे, तो निश्चित उसे उत्साह होता है, उसके मन में बड़ा उत्साह होता है और वो ऐसा करना चाहता है, ऐसा दिखाना चाहता है, ऐसा कोई काम कर देना चाहता है जिससे उसका नाम हो, प्रचार में आए। और जो पुराने लोग होते हैं वो अनुभवी होते हैं, वो अगर आते हैं तो वो तुरंत काम शुरू करते हैं, नए लोग थोड़ा 2 महीने बाद काम शुरू करते हैं। लेकिन काम करने का उत्साह जो है वो नए मंत्रियों में ज्यादा होता है। काम करने वाला मुख्यमंत्री होना चाहिए, मेरी एक ही विनती है, कांड करने वाला नहीं। ठीक है, चलिए, कुल मिला के ये है कि मंत्रिमंडल विस्तार पे नजमें बनी हुई है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। राजीव जी आपका शुक्रिया, बाबूलाल जी आपका शुक्रिया, अमित जी आपका भी शुक्रिया। कुल मिला के ये है कि चर्चा इस बात की बाजार में है, सियासी के गलियारों में है कि आखिरकार कौन वो 2 चेहरे होंगे जिनकी लॉटरी लगेगी और जिनकी हिस्सेदारी सरकार में होगी। मतलब ये कि मंत्रिमंडल विस्तार की तैयारी किसकी होगी, हिस्सेदारी, इसके लिए तब तक इंतजार करना पड़ेगा जब तक नाम का ऐलान ना हो जाए। फिलहाल आज के लिए इतना ही। एक और विषय के साथ कल होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।